हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का एसएलए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए, आज अपन लोग बात करेंगे वापस आपके हिस्ट्री की, क्योंकि कल का जो आपकी क्लास हुई थी, कल की क्लास वो आपकी मैथ की हुई थी, जो आपके मैथ वाले सर ने ली थी। आज हम बात करेंगे आपके वापस कक्षा 10 क्लास 10 के एसएसटी सेक्टर की, यानी एसएसटी के बेंच की। देखिए, एसएसटी हमने काफी सारे वीडियोस बना लिए, हमने काफी सारे सेशन ले लिए, हमने काफी सारी क्लासें ले ली, हमने उसमें एक ज्योग्राफी का चैप्टर भी क्लियर किया। आज हम वापस आपके थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो चीज यहां पर आप समझ लो। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये अपने चैप्टर था। मैंने यही कहा था आपको कि भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपकी क्लास 9th की जो किताब थी हिस्ट्री की, जिसका नाम, चैप्टर का नाम भी बताया था मैंने आपके हिस्ट्री की, चैप्टर फर्स्ट यानी फ्रांसीसी क्रांति को थोड़ा देखना है वापस से। तो आप वो देखकर आए हो ना, तभी आप ये क्लास आगे लेना, वरना मैं अभी बता दूंगा आपको थोड़ा फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, वो क्या हो सकती थी, ठीक है? तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की, कि फ्रांसीसी क्रांति आखिर थी क्या। देखिए, फ्रांस के अंदर सन 1789 के अंदर, 1789 के अंदर एक क्रांति हुई थी, जिसका नाम क्या रखा लोगों ने? फ्रांसीसी क्रांति रखा। अब ये हुई कहां थी? ये यूरोप महाद्वीप के अंदर हुई थी। कौन से देश में हुई थी? फ्रांस के अंदर हुई थी। इस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इस समय फ्रांस का शासक था जिसका नाम था लुई। क्या नाम था भैया? लुई, जो कि बुर्बो वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? बुर्बो वंश का शासक था। क्लियर हुई इतनी चीज? इसने टैक्स वगैरह बढ़ा दिए, इसने 3 प्रोपेगेंडा रखे अपने जो साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। कौन कौन से? पहला टैक्स, ठीक है, कर, दूसरा युद्ध, तीसरा प्रजा पर अत्याचार। कोई भी साम्राज्य फलता फूलता है, देखो आप एसएसटी पढ़ते हो, आपको ज्यादा सोचने की, ज्यादा थॉट करने की जरूरत होती है इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? कोई भी साम्राज्य फलता है, फूलता है, तो वो 3 कारणों से होता है। पहला, वहां के किसानों से कर नहीं लेना, क्योंकि किसान कमाता ही उतना है जितना वो कर भर सके। दूसरा, युद्ध पर ज्यादा ध्यान देना, किंतु उस युद्ध पर जो हम जीत सके, उस युद्ध पर जो हम जीत सके। तीसरा, प्रजा पर अत्याचार ना करना। इसी की वजह से एक साम्राज्य फैलता है और फलता फूलता है। तो इस लुई ने क्या किया? इन तीनों का उल्लंघन किया। इन तीनों ही टॉपिकों पर लुई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने क्या किया? उसने कर बढ़ा दिए, उसने युद्ध किए, उसने प्रजा पर अत्याचार किया। अब हम कभी भी टॉस करते हैं तो सिक्के का एक पहलू तो होता नहीं, पहलू 2 होते हैं। अब लुई ने ऐसा क्यों किया? कारण क्या था? तो कारण था, जब लुई फ्रांस की गद्दी पर बैठा था ना, जैसे अभी हम आपको, मैं बताने में तो ये बता दूं कि लुई बुरा शासक था, ठीक है? आप समझ जाओगे कि लुई बुरा शासक था। आप जरा थॉट करो, हम लोग, काफी सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसे बोलते हैं कि मतलब नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, गांधी जी, भगत सिंह की फांसी में कुछ बोले ही नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, उनको पहला गृह मंत्री क्यों बनाया गया? तो हम क्या है, जो हमें बताया जाता है ना, हम उसको मान लेते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना दिमाग हम चलाते नहीं कहीं पे भी, है ना? तो हमें भी किताब में भी बताया गया कि लुई एक बुरा शासक था, हमने ये चीज मान ली, पर हमने कभी इनके बारे में रिसर्च की? तो देखो, किताब में ही एक लाइन लिखी हुई है छोटी सी, कि लुई ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब लुई फ्रांस का शासक बना था तब खजाना खाली था। खजाना खाली का मतलब क्या हुआ? ये तो राजस्थान वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पता होगा। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी हमेशा बोलते रहते हैं खजाना खाली है, मोदी जी से कहो भरवाए। तो खजाना खाली का मतलब क्या हुआ? खजाना खाली का मतलब हुआ उसके पास पैसे नहीं थे शासन चलाने के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने शासन चलाने के लिए कर बढ़ाए, युद्ध किए, शासन को फैलाया। प्रजा पर अत्याचार तो देखो सभी ने किए थे, कोई भी एक ऐसा शासक नहीं था जिसने प्रजा पर अत्याचार नहीं किए, सबने प्रजा पर अत्याचार किए थे, ठीक है? कोई भी दूध से धुला नहीं था।
ये तो बात हुई आपके क्लास 9 फ्रांसीसी क्रांति की। अब जरा देखेंगे अपन लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए बात अगर मैं करूं आपके यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की, तो ये आपकी फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति के समय ही हो जाता है। राष्ट्रवाद की भावना पहली फ्रांसीसी क्रांति के समय में ही फैल जाती है। ठीक है, ये बात हमने कर रखी थी। फिर हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद होता क्या है आखिरकार, तो हमने देखा कोई भी ऐसा चिन्ह जो प्रजा में एकता की भावना को बढ़ाता है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने वापस देखा कुछ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। आज अपन लोग देखेंगे आपके एक चित्र के बारे में। आज से ऐसा समझ लो, आज से आपका हिस्ट्री का चैप्टर शुरू हुआ है। अभी तो है शुरुआत, मंजिल अभी दूर है मेरे बच्चे, अभी शुरुआत हुई है चैप्टर की। अब सोचो बेसिक ही इतना बड़ा था तो चैप्टर कितना बड़ा होगा। सोचो बेसिक ही इतना बड़ा था तो चैप्टर कितना बड़ा होगा, उसके नोट्स कितने होंगे, लिखने पड़ेंगे, लिखने है नहीं लिखने पड़ेंगे। देखो जो पेंटिंग की हम आज बात करेंगे इस पेंटिंग के रचयिता थे जिसका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू। क्या नाम था भैया? फ्रेडरिक सोर्यू। अब इस पेंटिंग को बनाया था फ्रेडरिक सोर्यू ने 1848 के अंदर। कब बनाया था? 1848 के अंदर। देखो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्र बनाए थे। फ्रेडरिक सोर्यू ने कितने चित्र बनाए थे मेरे भैया? 4 चित्र बनाए थे, और चारों के चारों चित्र जनतांत्रिक व राजतंत्र पर आधारित थे। मतलब जो फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्र बनाए थे वो चारों के चारों किसके ऊपर आधारित थे? जनतंत्र व राजतंत्र के ऊपर आधारित थे। फ्रेडरिक सोर्यू एक चित्रकार था, ठीक है, उसने 4 चित्र बनाए। अब उसने जो पहला चित्र बनाया जो आपकी किताब के फर्स्ट पेज के ऊपर ही आ रखा है, जिसने उस बनाया था 1848 के अंदर, है ना, 1848 के अंदर। अब इसके अंदर ये राष्ट्रवाद की भावनाओं के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? देखो एक दल का अर्थ क्या हो सकता है? समूह, जो कि पुरुष व स्त्रियों के सभी आयु वर्ग का है। अब ये क्या बता रहा है? देखो एक दल है, दल के बारे में ये बता रहा है। दल का अर्थ एक समूह के बारे में ये बता रहा है जो कि स्त्री और पुरुष के सभी आयु वर्ग, अर्थात जो छोटे स्त्री पुरुष है वो भी, एज में जो बड़े हैं उनके बारे में भी, सभी एक दल के अंदर है, एक लाइन के अंदर है, ऐसा इस चित्र के अंदर बताया गया है। आयु वर्ग व सभी धर्म के लोग या सभी समुदाय के लोग इसमें है। इस चित्र के अंदर क्या है? सभी आयु वर्ग के व सभी समुदाय के लोग इस चित्र के अंदर है। अब देखिए अब आगे क्या है? आगे इसके अंदर बताया गया है यह सभी लोग स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब भाई यहां पर क्या लिखा गया है कि एक प्रतिमूर्ति का अर्थ क्या है? एक मूर्त तैयार की गई है और जो लाइन है, जो समूह है, जो दल है, वो उस मूर्ति की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यह मूर्ति एक महिला की है। महिला की मूर्ति इसलिए है, महिला की मूर्ति होने का कारण यह है कि उस समय के कलाकार, महिला की मूर्ति होने का कारण महिला की ही मूर्ति क्यों है? देखिए महिला की मूर्ति इसलिए है क्योंकि उस समय के कलाकार
जो थे ना मेरे बच्चे, जो कलाकार थे, वो क्या करते थे, स्त्री को स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, स्त्री को स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। दैट इज यूरोप। देखिए, मैं यहां पर किसी भी समुदाय के, किसी भी संस्कृति की तरफ उंगली नहीं कर रहा हूं, पर जरा देखिए यूरोप वासियों के, उस समय के यूरोप वासियों की जरा आप एक भावना देखिए। वो स्त्री को स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, सम्मान करते थे स्त्री का। हाँ, भारत के अंदर हम कई किताबों में देखते हैं भारत में स्त्रियों का सम्मान था, पर इतिहास के पन्ने कुछ और बताते हैं, भारत में स्त्रियों का सम्मान नहीं था। ठीक है, यही सच्चाई है, यही सत्य है। 6ठी शताब्दी तक सब जगह स्त्रियों को खंडन किया जा रहा था, स्त्रियों को मारा जा रहा था। हम भारत के अंदर रहते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 6ठी शताब्दी तक सभी जगह स्त्रियों को मारा जा रहा था, स्त्रियों का अपमान किया जा रहा था। स्त्री अगर किसी घर में लड़की पैदा हो जाती है वो तो पाप मानते थे उसको। धीरे धीरे क्या हुआ, 6ठी शताब्दी के बाद जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, जिनका नाम था मोहम्मद पैगंबर साहब, भाई साहब उनकी क्या हिम्मत रही होगी, अकेले पूरी दुनिया के सामने डटकर खड़े रहे, स्त्री शिक्षा की तरफ जोर दिया, उन्होंने स्त्री का पालन किया, उन्होंने अपने नए नियम बनाए, इस्लाम का चिराग लेकर खड़े रहे। इसीलिए इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे पवित्र धर्म कहा जाता है। हाँ, हालांकि सभी धर्म पवित्र होते हैं, किंतु उस समय जो मान्यताएं थी उसका खंडन करते हुए मोहम्मद पैगंबर साहब ने एक दिया, एक लो जलाई और सभी को स्त्री के सम्मान के बारे में, स्त्री के विश्वास के बारे में बताया। मैं अप्रिशिएट करता हूं उनकी सारी बातें, उनकी हर एक बात। आप जब भी फ्री हो, आप गीता पढ़ो, आप महाभारत पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो। इनसे क्या होता है, आपके जो सोचने की क्षमता है ना वो बढ़ती। आप क्या लिखी लिखाई बातों पर भरोसा कर देते हो, हाँ भाई ये बात लिखी हुई ही होगा। जैसे किताबों में आ जाता, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यानी भारत के अंदर कोई धर्म ज्यादा मान्य नहीं है, जबकि ये गलत है। पूरे विश्व को अगर आप देखो, एनालाइज करो आज के टाइम में, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा धर्म पर सवाल उठते हैं। अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं बना? मुसलमानों की गलती। मुसलमान हिंदू को टॉर्चर कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, जबकि हमें एकता दिखानी चाहिए, एक पावर से, एकजुट से सबका सामना करना चाहिए। हम कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। सबसे बड़ा अपराध होता है किसी धर्म पर उंगली उठाना। आज का हिंदू, आज का मुस्लिम वही कर रहे हैं। और जब तक हम हमारे घर वालों को सही नहीं मानेंगे, हमारे देश वालों को सही नहीं मानेंगे, तब तक बाहर वाले तो कहने ही हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता था कि स्त्री की इज्जत करो, और जब भी फ्री हो आप धार्मिक किताबें जरूर पढ़ो। ठीक है, महिलाओं की मूर्ति, महिलाओं को वो क्या मानते थे? स्वतंत्रता का एक प्रतीक मानते थे। अब देखो इस मूर्ति में, इस मूर्ति के, अब देखो यहां पर एक बात समझ में आनी चाहिए। आपकी जो फोटो दी हुई है, किताब खोलें जरा, फोटो दी हुई है, उस फोटो में पहले ही पेज पर जो फोटो दी हुई है वहां पर, यहां पर एक मूर्ति भी दी हुई है ना, दी हुई है मूर्ति। अब ये मूर्ति है कौन सी? ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले सबसे ऊंची प्रतिमा है ना। ठीक है, तो अब देखो इस मूर्ति के एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल है, और एक हाथ में क्या है? लोगों के, यानी मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, अब ये इस स्त्री के एक हाथ में क्या है? ज्ञानोदय की मसाल है। जो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिबर्टी देखते हो, सॉरी, तो लिबर्टी के एक हाथ ऐसे क्या हुआ, तो एक हाथ में ज्ञान की मसाल है। जो मसाल है उसको ज्ञानोदय, यानी ज्ञान उत्पन्न करने वाली मसाल के नाम से जाना जाता है। एक हाथ में उनके जो मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र होता है, जैसे अपन लोग संविधान नहीं बोलते, कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी एक साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें अर्थात इस संघ में, इस दल में सभी देशों के लोग हैं।
अब इस संघ में सभी देशों के लोग हैं, कोई देश पीछे नहीं रहा। सबसे आगे कौन है? सबसे आगे है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का झंडा या फिर ध्वज भी इसमें है। अब अगर आपसे पूछ ले जर्मनी का ध्वज इसमें है तो बताइए जर्मनी के ध्वज का कलर क्या है? तो काला, लाल व सुनहरे रंग का। जर्मनी का ध्वज कैसा है भैया? काला है, लाल है व सुनहरे रंग का जर्मनी का ध्वज है। ठीक है, काफी सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं मुझे, और कुछ तो ऑफलाइन क्लास के अंदर जो आते हैं वो पूछते हैं सर हिस्ट्री का मतलब तो डेट्स होती है। ठीक है, हमें डेट्स ही डेट्स पढ़नी पड़ेगी, हमें एक एक डेट याद करनी पड़ेगी, तो हम ये फॉर्मेट कब याद करेंगे? देखो हिस्ट्री थ्योरी बेस्ड होती है। ठीक है, थ्योरी अगर आपके समझ में आ गई तो आप डेट अगर कहीं पर नहीं भी लगा रहे हो तो भी आपके चलता है। ठीक है, जैसे कोई 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, अब आप उसके अंदर 2 डेट, अगर उसमें 4 डेट आ रखी है और कुछ थ्योरी आ रखी है, अगर आप थ्योरी पूरी लिखते हो, डेट अगर आप 1-2 ही लिखते हो तो भी आपके नंबर पूरे आते हैं। ठीक है, वो टेंशन लेने वाली बात नहीं, थ्योरी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक जो लंबी कतार है जिसमें सभी स्त्री पुरुष, सभी वर्ग के, सभी आयु वर्ग के और सभी समुदाय के हैं, वो जा रहे हैं, सभी के हाथ में अपने अपने देशों का झंडा है। ठीक है, और सभी एक मूर्ति की तरफ जा रहे हैं। मूर्ति के एक हाथ में ज्ञानोदय की मिसाल है, दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और हम पढ़ रहे हैं कि एक जर्मनी का ध्वज भी हमें दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला, लाल है, सुनहरा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि जमीन पर आप लोग देखो आपके चित्र में, जैसे ये चित्र है, यहां पर नीचे सा एक ऐसा सुनहरा सुनहरा रंग का है। जमीन पर निरंकुश शासकों के ध्वंस पड़े। समझ में ना आए तो साथ साथ में बोल रहा हूं, उनके साथ में लिखो। जमीन पर निरंकुश शासकों के ध्वंस पड़े। अब निरंकुश शासकों के ध्वंस का अर्थ क्या होता है? उनके मुकुट, उनके कुंडल वगैरह सारे जमीन के ऊपर पड़े हैं। किनके? निरंकुश शासकों के। अब आप पूछोगे सर निरंकुश शासक क्या होता है? देखो निरंकुश शासक, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे लिखाऊंगा, पहले इसको लिखो, वीडियो रोक के लिख लो, फटाफट करो। ठीक है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है कहीं पर भी। आपसे बड़ा है तो झुक जाओ, छोटा है तो बिल्कुल भी नहीं झुकना। अगर हम उम्र है तो कभी भी नहीं झुकना अगर आपका दुश्मन है। और ज्यादा पढ़ाई को भी महत्व मत दो, क्योंकि अभी बोर्ड के अजमेर बोर्ड से न्यूज आई है कि अब सिर्फ 2024-25 का एक एग्जाम ऐसा होगा जिसमें 10th क्लास के आपके जो है बोर्ड होंगे। अब 25 के बाद में संभावना ये जताई जा रही है कि आपके 10th के बोर्ड खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर 10th में कोई बोर्ड नहीं होगा, संभावना ये जताई जा रही है। तो ज्यादा पढ़ाई पर भी लोड मत दो, अगर थोड़ा प्यार मोहब्बत करते हो तो करते रहो। ठीक है, थोड़ा, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में 10-10 है, एक ही रखनी है, टारगेट भी एक ही रखना है और आगे आने वाले भी एक ही होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा करो, सब चीज लिमिट में अच्छी लगती है, पढ़ाई भी, मोहब्बत भी, काम भी, आराम भी। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी न्यूज थी जो आरबीएससी सेक्टर से आई थी, जो मैंने आपको दे दी है। हालांकि आप इंटेलिजेंट हो, ये न्यूज मेरे से पहले आप तक पहुंच गई होगी। अब देखिए, एक नाम मैंने लिया था निरंकुश। निरंकुश का अर्थ क्या होता है? देखो निरंकुश का अर्थ होता है ऐसी सत्ता या ऐसा शासन, ऐसी सत्ता या ऐसा शासन जो या जिस पर कोई अंकुश ना हो। ऐसी सत्ता या ऐसा शासन जिसके ऊपर कोई भी अंकुश ना हो, यानी कोई भी आरोप ना हो, कोई भी किसी काम की रोकथाम ना हो, जो शासन करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, उसे निरंकुश शासन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दूं, अपने इंडिया का उदाहरण दे देता हूं। इंडिया के अंदर नोटबंदी हुई नहीं हुई ना। अब अपना जो इंडिया का शासन है वो निरंकुश है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नोटबंदी गलत है। नहीं, नोटबंदी 2016 में हुई थी, तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हारे पिताजी को पता होगा, उनसे पूछना। ठीक है, 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई थी तो किसी ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया था। हाँ, मन मन में सब करते हैं,
जैसे टीचर आता है कोई पढ़ाने, कोई खराब टीचर आ जाए पढ़ाने, तो मन मन में तुम ऐसा करोगे यार, और जब टीचर पूछेगा कैसा लगा तुम्हें पढ़ाया, तब तुम बोलोगे अरे सर आप जैसा भगवान का दूसरा अवतार हो सर, अगले साल ऑडिशन देना, 15 अगस्त को अवार्ड मिलेगा आपको। करते हो नहीं करते हो ऐसा? तो जिंदगी में सत्य बोलो, झूठ बोलना एक कला है, एक आर्ट है जो तुमसे नहीं होगा, ठीक है? तुम छोटे मोटे झूठ बोल सकते हो, बड़ा झूठ तुमसे नहीं होगा। अब देखो निरंकुश शासक काल समझ में आया, किसी के ऊपर अंकुश नहीं लगा हुआ हो, कोई भी सत्ता हो, ठीक है? अब आपकी एक चीज आती है कि उसी फोटो के बारे में बात चल रही है ना अभी, तो उस फोटो के ऊपर आसमान में यसु यानी ईसा मसीह है ना, यसु वे फरिश्ते अर्थात छोटे मोटे भगवान, ठीक है? यसु वे फरिश्ते सभी इस दृश्य पर नजर टिकाए हुए हैं, जो कि एकता पर बल देता है। जो कि किसके ऊपर बल देता है मेरे बच्चे? एकता के ऊपर बल देता है। हर एक धर्म के भगवानों के ऊपर बताया गया है, फरिश्ते, यसु, कोई छोटे मोटे और देवी देवता है तो उनको भी बताया गया है, ठीक है? तो उनको बताया गया, और ये सभी दृश्य किसका प्रतीक है? ये एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। एकता लड़की नहीं, एकता लड़की मत लिख लेना। एकता अर्थात संगठन, एकता अर्थात सामूहिकता, एकता अर्थात भाईचारे की भावना। गलत सोच रखने वालों, अब देखो आपके ये तो था फर्स्ट पेंटिंग का कुछ उदाहरण वगैरह, कुछ ऐसी चीजें जो आपको पेंटिंग के अंदर दिखी। हमने पढ़ा पेंटिंग किसने बनाई, आपने बताया फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई, बहुत अच्छी बात है, फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। अब देखो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव स्टार बना के लिखना है, यानी ये हेडिंग है आपकी, है ना? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। अब देखो सबसे पहले लिखना है यह क्रांति हुई कब थी? 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। नालायकों, और एक क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे छोटा बड़ा, लुई कब शासक बना था? तो 1774 में बनाया था। और मैं अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग है ये कब बनाई गई थी? तो ये 1848 के अंदर बनाई गई थी। याद रखना इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को, एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जिसने पासबुक नहीं ली फटाफट पासबुक ले आओ। अब देखो यह क्रांति 1789 के अंदर हुई थी, ठीक है? अब इसके अंदर हुआ क्या था? यहां राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव पड़े, मतलब राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। क्योंकि अब देखो क्रांति हुई है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, सिंपल सीधी बात है। अब राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ने शुरू हो गए। और क्या हुआ? इस क्रांति ने स्थानों की, यूरोपीय स्थानों की या यूरोपीय देशों की काया पलट कर दी। अब देखो काया पलट का मतलब क्या होता है? काया पलट का मतलब होता है जो स्थिति यूरोपीय देशों की पहले थी या पहले हुई थी उसका पूरा का पूरा काया पलट हो गया। अब वो स्थिति पूरी परिवर्तित हो गई। पहले जो यूरोपीय देश निम्न में आते थे अब वो उच्च में आने लगे। पहले याद रखना, पहले अपना भारत जब सोने की चिड़िया ऐसे गोल्डन बर्ड कहलाता था, तब एशिया सबसे बड़ा निर्यातक था, सबसे बड़ा आयातक था, ठीक है? फिर धीरे धीरे क्या हुआ? अपना भारत निम्न चला गया। कई ऐसे लोग आए, डच्ची आए, अंग्रेजी आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है? ऐसे लोग आते रहे, हमारे भारत पर कब्जा करते रहे, जिससे हमारा भारत जो अखंड भारत था उससे खंडित भारत हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी चीजें साइड में हो गई, ठीक है? और खंडित भारत के रूप में हो गया हमारा भारत। और क्या हुआ इससे?
और हमारा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था कभी, उसकी पॉपुलेशन में कमी आ गई, उसके इनकम में कमी आ गई, उसके सोर्सेस में कमी आ गई, उसके जो संसाधन है उनके अंदर कमी आ गई, जिससे कि क्या हुआ, हमारी जैसे हड़प्पा सभ्यता थी। अब अगर पाकिस्तान, कभी आपके सोच में नहीं आता पाकिस्तान और भारत अगर एक होते या फिर पूरा पूरा अखंड भारत होता तो भी भारत की हालत क्या होती, तो भी भारत की स्थिति ऐसी होती, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा होता, इकोनॉमिक की दृष्टि से भी बड़ा होता, और आपके जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा होता, और आपके उत्पादन की दृष्टि से भी बड़ा होता, पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ा होता। हालांकि अब तो सऊदी ने ले लिया है वो स्थान, अब सऊदी का स्थान कोई नहीं ले सकता, पर हाँ छोटा मोटा दूसरा तीसरा स्थान तो भारत ही आता। उत्पादन, संसाधन, उद्योग, धंधे सबके स्थान में भारत बहुत बड़ा होता, पर खंडित भारत कुछ राजनेताओं की वजह से, कुछ दो विचारधारा, जो दो लोगों की विचारधारा नहीं मिली, खाली दो लोगों की विचारधारा नहीं मिली, जिससे करोड़ों की जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कभी सोचो, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपको अगर कोई आकर भिड़ाने की कोशिश करे, भिड़ो मत कि वो हिंदुस्तानी है हम पाकिस्तान ना। खाली दो राजनेताओं की सोच नहीं मिलेगी, वो भी वो राजनेता जो अनपढ़ है उनकी सोच नहीं मिलेगी, तो क्या पूरे पूरे करोड़ों की जनसंख्या आपस में टकराएगी क्या? नहीं टकराएगी, क्योंकि वो पढ़े लिखी जनसंख्या पर राज करना नहीं जानते। पाकिस्तान जो अनपढ़ों का शहर, क्या कह सकते हैं, हमेशा भारत के ऊपर हमला करता है, हमेशा वो इसी फिराक में रहता है कब भारत नीचे जाए, पर भारत भी टिका हुआ खड़ा है। अगर इसी स्थान पर हम भी पाकिस्तानियों की तरह कर लें, क्या भाई हमारे तो जो पीएम है उन्होंने कह दिया कि आज हम भी पाकिस्तान पर हमला कर दें, तो अपनी जनसंख्या कितनी है? अपनी अभी की जनसंख्या है 142.86 करोड़, चाइना की टोटल पॉपुलेशन 142.857 करोड़। ज्यादा किसकी, इंडिया की या चीन की? इंडिया की। तो पाकिस्तान तो है क्या? तो सोचो, आप सोचोगे जितना उतना आपको एसएसटी ज्यादा आएगी, जो आगे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेने वाले हैं उनको ज्यादा आएगी। अब यूरोप की फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिससे कि स्थानों की क्या होगी, काया पलट हो गई। अब काया पलट हो गई, इसके बाद में क्या परिवर्तन? काया पलट तो चलो ठीक है, हो गई तो हो गई, इसके बाद में क्या परिवर्तन आया कि यूरोप एकदम से इतना डेवलप्ड कंट्री हो गया, एकदम से इतना उसके पास पैसा आ गया, ठीक है। अब इन्हीं सब बातों के बीच में हम एक बात पढ़ेंगे छोटी सी, ठीक है, एकदम छोटी सी बात पढ़ेंगे, वो अपन लोग पढ़ेंगे नेपोलियन की, जो अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ओके मेरे बच्चे, देखो कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। एसएल एकेडमी नहीं है, आप इसको एक छोटी मोटी देसी मान लो अपने हिसाब से, क्योंकि ये आपके लिए काम करता है। एसएल परिवार पूरा आपके लिए काम करता है। आपके जो टीचर्स है विवेक सर की तो अभी तबीयत खराब है, आप पूछ रहे होंगे कि साइंस का वीडियो कब आएगा सर, एक वीडियो चढ़ाया फिर आएगी, उनकी जरा सी तबीयत खराब है, मैं भी 2-3 दिनों में वो भी वीडियो चढ़ाएंगे, जरूर चढ़ाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ाएंगे। अमित सर का वीडियो आ ही रहा है और हम अभी धीरे चल रहे हैं, क्योंकि अभी किसी का कोर्स चालू नहीं हुआ है, तो आप भी धीरे धीरे पढ़ाई में शुरू कीजिए। बाकी पीछे नहीं रखेंगे आपको, आपका कोर्स आपके हाथों में होगा, जैसे मैंने जुबान दे रखी है परीक्षा से पहले, ठीक है। और अब तो टेंशन ही क्या है, अब तो बोर्ड हटने वाला है आपका, आपके मजे ही मजे हैं। 2024 तक तो 25 तक तो हट ही जाएगा 10th में बोर्ड, फिर 12th की भी देखी जाएगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ये बात मैंने आपको सबसे पहले ही कह दी थी। अगर मैं इस बात पे कायम हूं तो आप भी रह सकते। सर बुद्धू बनाना कोई आम बात नहीं है, कोई भी किसी को भी बुद्धू बना सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको बोल दूं कि यू हैव टू गो, आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाके पढ़ लो, हमारा प्लेटफॉर्म बंद होने वाला है या कुछ इश्यूज आ गए, आप तो चले जाओगे यहां से, बट आप जाओगे कहां? बड़ा कारण होगा। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कुछ मटेरियल देख लेते हैं, आपको पढ़ा दिया सीधा, बस बात खत्म करी, समझाया कुछ नहीं। हाँ बच्चों, इसके बाद सीधा बोर्ड भरा रहे, वो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोर्ड भरा होते हैं, फिर वापस उस बोर्ड को मिटाते हैं, वापस बनाते हैं, वापस मिटाते हैं। आप देखो ना, आपका वीडियो ऑनलाइन चल रहा है, अभी भी लाइव चल रहा है, मैंने क्या एक भी चीज किसी किताब में देखी? एक भी सिंगल चीज मैंने किसी किताब में नहीं देखी। क्यों? एक्सपीरियंस। बेटा उनसे पढ़ो जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे मत पढ़ो जो खुद एक्सपीरियंस लेने की तलाश। हाँ आपको मैं
ऐसा नहीं है मैं कि आपको भाई मना कर रहा हूं पढ़ाने से, शिक्षक बनो। सबसे उच्चतम पद होता है शिक्षक का, सबसे उच्चतम पद। माता पिता और बड़े भाई के अलावा, बड़ी बहन के अलावा अगर आपको कोई बोल सकता है तो वो आपका शिक्षक है भाई। शिक्षक खुद अगर 50% पर है तो वो चाहेगा मेरा जो स्टूडेंट है वो 100% पर आए। एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है पूरे संसार में जो अपने से आगे किसी को देखना चाहता है, वो होता है उसका स्टूडेंट। ठीक है, जो नए नए टीचर बने हैं उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा, आप बनो टीचर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जॉब है, आप देश का कल्याण करोगे और देश को एक नए पद पर लेके जाओगे। बट थोड़ा पढ़ के, थोड़ा समझ के, पहले कुछ ऑफलाइन संस्थाओं में पढ़ाओ जिससे कि आपको बोलना आए। अब ऑनलाइन आ गए, आपको कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, आपने बोर्ड भरा दिया, बच्चे बोर्ड भर रहे हैं, बोर्ड से देखा कॉपी भर रहे हैं, उन्होंने 10-12 कॉपियां भर दी, आपकी क्या काम है वो शिक्षा? वो कॉपी साल खत्म होते ही 5-5 रुपए में बिक जाएगी। आप आधे से ज्यादा वो बच्चे होंगे जो फाड़ के फेंक देंगे, कुछ जला देंगे। शिक्षा है वो सब। जो गुरुकुल में उस समय शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा अलग होती थी। उस समय टीचर सब बड़े बड़े बुजुर्ग, हाँ मैं अपनी भी बात कर लूं, मैं भी अभी इतनी एज में नहीं हुआ, पर मैं यही कहता हूं पढ़ के आओ, समझ के आओ। कोई चीज ना आ रही है तो अगली क्लास में उसको वापस बताओ, बट डू नॉट प्ले विथ द चिल्ड्रंस फ्यूचर। बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलो। इसी के साथ एक नया आगाज करेंगे नई वीडियो के साथ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। नालायक वीडियो बंद मत कर, शेयर, लाइक, कमेंट, ठीक है? तीनों हो जाने के बाद ही वीडियो बंद होना चाहिए। और जो बच्चे बोल रहे थे एक शेर सर, तो एक गालिब का शेर सुना देता हूं तुम लोगों को, ताकि तुम्हें भी क्या लगे कि हाँ भाई क्या बात है। जब कोई लड़की तुम्हें देखे ना कि हाँ भाई कोई लड़की देख रही है, फिर वो छोड़ के चली गई, अब क्या करेंगे? तो एक शेर था गालिब का, छोटा सा, गालिब मिर्जा गालिब, जो 18वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध शायर हुआ करता था। तो वो लिखता है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मतलब खोट तुम में है, तुम अगले के ऊपर मत थोपो उस खोट को कि अगला क्या करेगा, अगला क्या बोलेगा। जब तक जिंदगी है तब तक एक्सेप्ट करना सीखो। पेशेंस, परसिवरेंस, डेडिकेशन, 3 शब्द हैं। अर्थ भी छोटा, शब्द भी छोटे, पर जिसके पास ये तीनों है, ही इज नॉट ए पर्सन, वो भगवान है। समझ लो वो भगवान है, छोटा मोटा। और जो अभी बोलते हैं ना सर हमारे रिलेटिव्स हमें बोल रहे हैं हमारे परसेंटेज कम आएंगे, तो उनको भी एक बात बोलनी है छोटी सी, उनके पेट पे लात नहीं मारना, उनका तो ये रोजगार है, वो तुम्हें बोलेंगे तभी उनका धंधा चलेगा, तभी उनके मन में शांति आएगी। पर जो भी रिलेटिव तुम्हें ये बोले ना कि तुम्हारे नंबर कम आएंगे, बुद्धू बन के रहो एकदम डफर, क्या हाँ सर नहीं आएंगे क्या करें। जब रिजल्ट आएगा ना तब मजा आएगा। तो इसी के साथ SLA का मैं सुमित आरिच आप सभी से विदा चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।